हेलो साथियों, एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एससी एएसओ का जो है वो प्रीवियस पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जो प्रीवियस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो यहाँ पर वैकेंसी आई थी आपकी 2019 में आई थी और इसका एग्जाम जो हुआ था वो आपका 2022 में हुआ था। तो उस समय जो आपका ये पेपर होता था एएसओ का, उसमें 30 नंबर का आपका सब्जेक्टिव यानी कि जैसे स्टैटिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये आता था। बाकी इसके अलावा इसमें आपका जीके जीएस आता था, हिंदी आता था। तो अब उससे तो मतलब है नहीं, हम लोगों को मेन मतलब है यहाँ पर स्टैटिक्स है, उसका लेवल आपको देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आप उसी लेवल से कर रहे हैं या नहीं, कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो आप मिस कर रहे हैं। तो इसलिए पहले आज ये पूरा पेपर देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन पेपर में थे यहाँ पर 30 पूरे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एक एक करके। ठीक है, आपको लेवल पता चल जाएगा किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए और किस तरीके से तैयारी कराई जा रही है आपको। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो ये मैंने आपको दिया है 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट, यहाँ पर भी जिन्होंने पहले से ले रखा है उनको आज ये पेपर देखने के बाद पता चल जाएगा किस लेवल से आपको ये दिया गया है, क्योंकि इसमें मैंने टोटल 2500 एमसीक्यू आपको बिल्कुल फ्री में ऐड करवा दिए हैं। ठीक है, ये आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ स्टैटिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर यूपीजीके के शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ मैं आपको इसमें फ्री दे रहा हूँ। और इसके लिए आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है अभी, आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है ASO50। ठीक है, और इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर जो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है एलवी क्लासेस, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम वाले ऑप्शन पर जाकर जो है इसको बाई करना है। जब बाई वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहीं पर अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ जाएगा और वहीं पर आपको ASO50 लिख देना है। लेकिन अभी आपको बैच परचेज करने की जरूरत नहीं, पहले आप आज की क्लास देखिए, फिर आप जाकर यहाँ पर जो यूट्यूब पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको भी देखिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी उसी लेवल से लगभग प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सारा डाटा आपको एक साथ मिल जाएगा और कंप्लीट अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पिछली बार पूछे गए थे, क्योंकि जब आपको पैटर्न नहीं पता होगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी आपका यहाँ पर लेवल जो है अच्छा होगा, उसी हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रक्स, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्स लिख के आ सकता है, या जो मैंने आपको पढ़ाया है वहां पर ज्यादातर स्टरजेस लिखा रहता है। ठीक है, स्टरजेस या स्टरसेज लिखा रहता है। द्वारा दिए गए सूत्र की पहचान कीजिए जिसका उपयोग वर्गों की अनुमानित संख्या यानी कि के निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्स का जो सूत्र होता है वो होता है के बराबर 1 प्लस 3.322, ये होता है 22 लॉग बेस 10 एन। ये फॉर्मूला होता है स्ट्रक्स या फिर स्ट्रसेज का। ठीक है, इस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बताया है प्रैक्टिस में, आप सभी लोगों ने देखा होगा। इसीलिए मैंने बताया कि जिस लेवल से आपका पेपर आया था उसी लेवल से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो ये आपका जो है याद रखिएगा। तो आप विकल्प में देख लीजिए आपको कहां पर दिया गया, देखिए पहला विकल्प ही दिया गया के बराबर 1 प्लस 3.322 लॉग बेस 10 एन। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है वैसे दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का उपयोग ज्यादातर किसी दिए गए निरंतर आवृत्ति वितरण की ग्राफिकल प्रस्तुति के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि निरंतर आवृत्ति वितरण की ग्राफिकल प्रस्तुति। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्ड भी जो है पढ़ाई करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा हिंदी वर्ड आपको वहां ऐसा मिल जाएगा जो हो सकता है आपने पढ़ा ही ना हो या फिर याद ही ना आया, उसी को आपको पता हो इंग्लिश में। तो इसलिए इंग्लिश वर्ड जरूर ध्यान में रखिएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर निरंतर आवृत्ति वितरण की बात हो रही है जिसकी ग्राफिकल प्रस्तुति के लिए किया जाता है। पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेगा जब भी यहाँ पर आपसे फ्रीक्वेंसी बंटन यानी कि आवृत्ति वितरण की बात होगी तो वहां पर याद रखेगा हिस्टोग्राम यानी कि यहाँ पर आयत चित्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आयत चित्र की बात हो रही है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि निरंतर आवृत्ति वितरण के लिए जो है आपका आयत चित्र का प्रयोग जो है यानी कि हिस्टोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस बिंदु को ध्यान में रखा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, कक्षाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। किसके लिए कह रहा है? वर्गीकरण के लिए कह रहा है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात हो रही है कि जब आप वर्गीकरण करते हैं डेटा के, आपको पता है सांख्यिकी में सबसे पहले आप डेटा का संग्रहण करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, व्यवस्थीकरण करते हैं, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है, विश्लेषण होता है, ठीक है, निर्गमन होता है। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, वर्गीकरण। जब डेटा का आप वर्गीकरण करते हैं तो किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए
पहला तो कह रहा है कि कक्षाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कक्षाएं जो है वो स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए। कक्षाएं संपूर्ण होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है कि कक्षाएं पूरी भी होनी चाहिए। और कक्षाएं पारस्परिक रूप से अनन्य और गैर अतिव्यापी होनी चाहिए, यानी कि वहां पर डेटा आपका मैच नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के ये सभी विधि यानी कि सभी बिंदुओं को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो इसका चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। ध्यान दीजिए, यही वर्ड आपको ध्यान रखना है। पेपर में हो सकता है आपने देखा यहाँ पर तुरंत कि प्राथमिक डेटा एकत्र करने की कौन सी विधि है, वो कंफ्यूज हो जाए, तो आपको ये वर्ड ध्यान से रखना है पेपर पढ़ते समय, ठीक है। उपयुक्त विधि नहीं है कह रहा है। देखिए मेल की गई प्रश्नावली, तो ये आपकी प्राथमिक डेटा की विधि होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये भी आपके यहाँ पर प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि होती है। प्रगणकों के माध्यम से भेजी गई अनुसूची, ये तीनों के तीनों यहाँ पर जो है आपके प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधियां हैं। अगर ये तीनों यहाँ पर हैं तो इसका मतलब फिर विकल्प कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इस संपूर्ण डेटा का विहंगम दृष्टि, अब ध्यान दीजिए क्या लिख दिया गया यहाँ पर, हिंदी में लिख दिया गया है विहंगम दृष्टि की बात हो रही है, प्रदान करता है। अब विहंगम दृष्टि का मतलब ही नहीं पता हो। विहंगम का मतलब होता है कि किसी चीज को आप एक बार स्पष्ट देखकर जो है उसे समझ सके, यानी कि एक ही नजर में आपको देखते ही वो चीज समझ में आ जाए, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। एक ही नजर में अगर आपको वो चीज समझ में आ रही, स्पष्ट आ रही, तो इसे विहंगम दृष्टि प्रदान करता है। तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो विहंगम दृष्टि प्रदान करता है, यानी कि ऐसा कौन सा डेटा है जो आपको यहाँ पर एक ही बार में देखकर समझ में आ सकता है। निदर्शन विधियां, आरेख और रेखांकन, प्राथमिक डेटा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेगा आरेख और रेखांकन। आपको पता है जब भी कोई चीज आप डायग्राम और ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डायग्राम और ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं, तो उसको आप एक ही नजर में देख के समझ सकते हैं। तो वही याद रखेगा, विहंगम दृष्टि प्रदान करता है कौन, यहाँ पर आरेख और रेखांकन की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बार आरेख का जो है एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर जो है आपसे किसकी बात हो रही है, बार आरेख, यानी कि बार डायग्राम जो है इसका एक प्रकार नहीं है। जैसे कि बात की जाए विचलन दंड, तो ये आपका बार ग्राफ का एक प्रकार होता है। प्रतिशत दंड आरेख, ये भी आपका बार आरेख का एक प्रकार होता है। उपविभाजित दंड आरेख, देखिए सब में दंड आरेख दिया गया है, तो ये सभी जो है यहाँ पर क्या है, इसके प्रकार हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम जो होगा ये आरेख का जो है एक प्रकार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पिक्टोग्राम का यूज हम लोग जो है यहाँ पर याद रखेगा प्रतीक और यहाँ पर चित्र में प्रयोग करते हैं। इसका प्रतीकों और चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए पिक्टोग्राम का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अध्ययन के उद्देश्य हैं। यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी के जो है माप के अध्ययन के उद्देश्य कौन से है कह रहा है। एक तो कह रहा है कि एकल मान प्राप्त करने के लिए जो पूरे समूह की विशेषताओं का वर्णन करता है। यहाँ पर जो है एकल मान प्राप्त करने के लिए पूरे समूह की विशेषताओं का वर्णन करता है। दूसरा कह रहा है तुलना को सुविधाजनक बनाने के लिए, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर तुलना को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अध्ययन जो है ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आइए अगला कह रहा है कि अंकगणितीय माध्य से वस्तुओं के वर्गाकार विचलनों का योग होता है। वस्तुओं के वर्गाकार विचलनों का योग जो है वो क्या होता है। अब ये ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, अंकगणितीय माध्य की। मैंने आप सभी को बताया है कि जब भी एम की बात होगी यानी कि अर्थमेटिक मीन की बात होगी, तो यहाँ पर वर्गों के विचलनों के माध्य का जो वर्ग होता है वो आपका हमेशा मिनिमम यानी कि न्यूनतम होता है। समांतर माध्य के लिए यहाँ पर जो है विचलनों के माध्य का जो वर्ग होता है वो हमेशा न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा विचलनों का योग क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। वर्गाकार दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। अगर केवल विचलन का योग पूछा जाए तो वो आपका 0 होता है, यानी कि समेशन x माइनस एक्स बार बराबर होता है 0। तो यहाँ पर वर्गाकार की बात हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि माध्यिका के लिए सत्य नहीं है। इनमें से माध्यिका के लिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सत्य नहीं है। क्या कह रहा है कि यह मुक्त सिरे की कक्षाओं के मामले में उपयोगी होती है। यानी कि आप सभी को मैंने बताया जो खुले सिरे वाली सीढ़ी होती है, जैसे कहीं पर आपको दे दिया जाए 10 से कम
ठीक है, या फिर 20 से अधिक, तो इनको बोलते हैं खुले सिरे वाली श्रेणी। और खुले सिरे वाली जो श्रेणी होती है उसका हम लोग माध्यिका और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वहां पर समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर माध्यिका के लिए सत्य पूछा गया नहीं है, तो ये तो सत्य है क्योंकि माध्यिका के मामले में सही होगा। दूसरा कह रहा है कि चरम मान जो है ये माध्यिका को उतनी ही दृढ़ता से प्रभावित नहीं करते हैं जितना कि माध्य को। ये बिल्कुल सही बात है कि चरम मान जो है वो माध्य को तो प्रभावित करता है लेकिन माध्यिका को जो है उतनी मजबूती से प्रभावित नहीं करता है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि माध्यिका विशेष रूप से विशिष्ट रूप से तिरछे वितरण वाले डेटा में जो है उपयोगी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पर एक ही बच गया, यही गलत हो जाएगा क्योंकि यह बीजीय विवेचन में समक्ष है। याद रखिएगा, बीजीय विवेचन में आपका माध्य समक्ष होता है, कौन सक्षम होता है, एम, यानी कि अरिथमेटिक मीन में जो है आपका बीजीय योग जो है वो सक्षम होता है, लेकिन माध्यिका में यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए भिन्नता के माप का अध्ययन आवश्यक होता है। जो भिन्नता है इसके माप का अध्ययन जो है वो क्यों आवश्यक होता है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। भिन्नता का मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है वेरिएशन, ठीक है। तो कह रहा है एक औसत की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए, एक जो औसत है इसकी विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए। दूसरा कह रहा है परिवर्तनशीलता के नियंत्रण के लिए, आधार के रूप में कार्य करने के लिए, और दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं की उनकी परिवर्तनशीलता के संबंध में तुलना करने के लिए। तो भिन्नता के माप का अध्ययन करने के लिए ये सभी पॉइंट आवश्यक हो जाएंगे, यानी कि उपर्युक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि एक औसत की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए आपकी भिन्नता की माप जरूरी होगी, परिवर्तनशीलता के नियंत्रण के लिए और तुलना करने के लिए, इन सभी के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेंज के लिए सत्य नहीं है। रेंज आप जानते हैं परास की बात हो रही है, तो जब भी आप रेंज यानी कि परास ज्ञात करते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लिख सकते हैं माइनस लोवेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर आपको लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लिख जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये याद रखेगा बस। यहाँ पर हाईएस्ट या लोवेस्ट हो जाए, यहाँ पर लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट हो जाए, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो कुल मिला के रेंज जो है वो अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू पर निर्भर कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, कह रहा है रेंज समझने और गणना के लिए सबसे सरल मापक है, बिल्कुल सही है। रेंज वितरण की प्रत्येक आइटम पर आधारित होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो परास है वो केवल मैक्सिमम और मिनिमम पर आधारित होती है, ठीक है। यहाँ पर सभी आइटम पर नहीं, अगर मान लीजिए कहीं पर लिख दिया जाए 3, 4, 5, 6, 8 और 10, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, अगर आपको इसकी परास याद करनी है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी है, मिनिमम वैल्यू यूज करनी है, सभी आइटम यूज नहीं करने हैं, तो ये याद रखिएगा। तो कुल मिला के रेंज वितरण की प्रत्येक आइटम पर आधारित नहीं होती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है नकारात्मक तिरछे वितरण। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया हिंदी में नकारात्मक तिरछे वितरण, मतलब ये आपके ऋणात्मक विषमता की बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, नेगेटिव स्क्यूनेस की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि नकारात्मक तिरछे वितरण का मतलब यहाँ पर ऋणात्मक विषमता से है, ठीक है, के लिए सत्य है। तो आप सभी को पता होगा जब भी हम लोग विषमता की बात करते हैं तो विषमता में जब कंडीशन सममित की होती है, किसकी होती है, सममित की, तो सममित में विषमता हमेशा आपकी 0 होती है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन जब धनात्मक की बात होगी यानी कि पॉजिटिव की बात होगी तो धनात्मक में हमेशा आपका जो माध्य होता है वो माध्यिका से बड़ा होता है और माध्यिका जो है वो बहुलक से बड़ी होती है। तो कुल मिला के ये धनात्मक किसकी बात हो रही, धनात्मक विषमता की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं विषमता की बात कर रहा हूँ, विषमता, तो ये धनात्मक विषमता के लिए है। जब मैं ऋणात्मक विषमता की बात करूंगा तो ये सेम चीज आपकी उल्टा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो आपका माध्य होगा ये सबसे कम होगा, फिर इसके बाद माध्यिका, और फिर माध्यिका से अधिक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये होते हैं ऋणात्मक विषमता की कंडीशन। तो यहाँ पर नकारात्मक तिरछे वितरण लिखा है, मतलब ऋणात्मक विषमता की बात हो रही है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, ये दिया गया है कि माध्य जो है यहाँ पर सबसे कम है माध्यिका से और माध्यिका से कम है बहुलक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन इसके लिए सही हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि वह विधि जिसमें आधार सूचकांक की पूरी श्रृंखला में समान रहता है,
जो आधार सूचकांक है इसकी पूरी श्रृंखला में समान रहता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है FBI यानी कि जो फिक्स्ड बेस ईयर इंडेक्स होता है वो यहाँ पर सभी में समान रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दिया होगा, ये देखिए विकल्प नंबर बी में फिक्स्ड बेस यहाँ पर इंडेक्स या मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। तो आधार सूचकांक पूरी श्रृंखला में समान कौन रहता है? जो आपका फिक्स्ड बेस इंडेक्स होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर लिखा है स्प्लाइट्स सूचकांक की संख्या के लिए सूत्र क्या है? तो स्प्लाइट सूचकांक के लिए सूत्र जो होता है वो याद रखिएगा, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया आपका वर्तमान वर्ष की सूचकांक संख्या गुणे पुराने आधार वर्ष का सूचकांक और बटे 100 होता है। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान वर्ष की सूचकांक संख्या गुणे पुराने आधार वर्ष का जो है यहाँ पर नया सूचकांक और बटे में होता है 100। ये आपका जो है स्लाइड सूचकांक की संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र होता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निर्धारण गुणांक जो आपका आर होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, निर्धारण गुणांक जो होता है आपका 1 माइनस आर स्क्वायर, कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया है, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि मैं जिस लेवल से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी लेवल से ये पेपर आपका आया था पिछली बार का। अब इस बार का क्या लेवल रहने वाला है ये तो अब यहाँ पर जब यूपी ट्रिपल एससी का पेपर आप देने जाएंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको अच्छे से करनी है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये निर्धारण गुणांकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको जो है किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें जो निर्धारण गुणांक होता है यानी कि आर स्क्वायर, इसको जो है यहाँ पर स्पष्ट विचरण, याद रखिएगा स्पष्ट विचरण, और बट्टे में हो जाएगा आपका कुल विचरण, इसके अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो निर्धारण गुणांक होता है आपका स्पष्ट विचरण यानी कि जो एस्टिमेटेड होता है, और कुल यहाँ पर जो टोटल वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो कुल मिला के ये दिया गया स्पष्ट विचरण का कुल विचरण से जो अनुपात होता है वही यहाँ पर जो है निर्धारण गुणांक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि एक औसत रेखा के बारे में फैलाव को मापता है जिसे समासरण रेखा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है समासरण, समासरण बोलते हैं रिग्रेशन को, जिसे मैंने आपको कई बार बताया प्रतिगमन बोलते हैं, प्रतिगमन बोलते हैं, प्रतिगमन बोलते हैं, कहीं कहीं पर रिग्रेशन मिल जाएगा डायरेक्ट हिंदी में ही, और यहाँ पर क्या मिल गया समासरण। इसीलिए मैंने बताया कि इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखिएगा। तो ये रिग्रेशन रेखा की बात हो रही है, ठीक है। एक औसत रेखा के बारे में जो आपका फैलाव है यानी कि जो डिस्पर्शन है, यहाँ पर डिस्पर्शन को मापता है जिसे समासरण रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा समासरण गुणांक, अनुमान की मानक त्रुटि, याद रखिएगा जो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर होती है एस्टीमेट की, यही जो है यहाँ पर समासरण रेखा कहलाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, औसत रेखा के बारे में फैलाव को कौन मापता है? अनुमान की जो मानक त्रुटि होती है उसी के द्वारा इसे मापा जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या ए के लिए एक और केवल एक वास्तविक संख्या बी मौजूद है। यहाँ पर ए के लिए एक और केवल एक वास्तविक संख्या बी मौजूद है, जैसे कि a प्लस बी बराबर 0 या b प्लस ए को कहा जाता है। देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या आपके पास a है, तो इसका जो विपरीत वर्ण होगा यानी कि जैसे माइनस है तभी तो ये 0 होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है? 0। चाहे तो इसे a प्लस बी लिखिए या फिर b प्लस ए लिखिए, यानी कि अगर एक वैल्यू a होगी तो अगली वैल्यू क्या होगी? -1, यानी कि इसका प्रतिलोम होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी? इसका योज्य प्रतिलोम या फिर योगात्मक प्रतिलोम बोल सकते हैं। तो कुल मिला के योज्य प्रतिलोम की विशिष्टता को यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि किसी दिए गए समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों से मिलकर बने समुच्चय को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी रहती है तो इसके लिए हम लोग सूत्र यूज करते हैं 2 की पावर n। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपको किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए 2 की पावर n यूज किया जाता है। तो इसका मतलब पावर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये पावर समुच्चय जो है कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पावर समुच्चय कहा जाएगा। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर होता है आपका AB बराबर CD दिया गया है, AD बराबर BC दिया गया है और AC बराबर BD दिया गया है। संतुष्ट शर्तें संतुष्ट हैं तो यहाँ पर ABCD के शीर्ष है। देखिए पहले मैं बना लेता हूँ इसके अनुसार, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए क्या दिया गया है? AB, ये आपका हो गया AB, ये C और ये हो जाएगा D। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? AB बराबर CD,
मतलब ये रेखा इस रेखा के बराबर है, AB जो है वो CD के बराबर है। फिर कह रहा है AD बराबर BC, ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के बराबर है, ठीक है। तो कुल मिला के आमने सामने की रेखाएं बराबर हो गई। और फिर कह रहा है यहाँ पर कि AC बराबर BD, AC का मतलब ये रेखा और BD का मतलब ये रेखा, ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पर अगर किसी भी यहाँ पर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और उसके यहाँ पर विकर्ण बराबर है तो वो आपका आयत होता है। क्या होता है? आयत कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये कंडीशन किसको संतुष्ट करेगी? आयत को, क्योंकि आयत में जो है आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण भी जो है वो बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि यदि P जो है वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। आप सभी को पता होगा, इस बार स्टैटिस्टिक्स में यानी कि मैथ्स का एक चैप्टर दिया गया, इस मैथ के चैप्टर में आपका वृत्त दिया गया है, ठीक है, रेखा दिया गया है, तो ये उसी से संबंधित टॉपिक है। तो यहाँ पर कह रहा है P त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। एक त्रिभुज है आपके पास, यहाँ पर है A, B और C। तो यहाँ पर परिकेंद्र की बात हुई है। परिकेंद्र क्या होता है? अगर आप इन तीनों रेखाओं को यहाँ पर अर्ध विभाजित कर दें तो ये किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगे। इसको अगर आप विभाजित कर दें, सॉरी, तो यहाँ पर इसको विभाजित करेंगे तो देखिए ये रेखा इस वाली रेखा को विभाजित करेगी, ये वाली रेखा इसको विभाजित करेगी और यहाँ पर ये इसको विभाजित करेगी। एक प्रकार से कह सकते हैं इसके शीर्ष से चाहे इस पर लंब डाल दीजिए या फिर इस रेखा को विभाजित कर दीजिए बराबर बराबर। तो ये जो बिंदु मिलता है ये त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा, यानी कि P। और जो त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, इस परिकेंद्र की दूरी सभी शीर्षों से बराबर होती है। मतलब P से जितनी दूरी A की होगी, P से A की, उतनी ही दूरी P से C की भी होगी और B की भी होगी। मतलब PA बराबर ये हो जाएगा आपका PB बराबर PC। मतलब जो त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, इस परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी जो होती है हमेशा बराबर होती है। तो परिकेंद्र है तो यहाँ पर PA बराबर PB बराबर PC हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका। इसमें कह रहा है कि सब देखिए, ये आपका जो है क्रमचय संचय का एक क्वेश्चन दिया गया, ये वर्ड दिया गया है। कह रहा है कि इसके अक्षरों से कितने जो है वो दो अक्षर के शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने जो है दो अक्षर के शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने हैं इसमें वर्ड? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कैरेक्टर हैं और दो अक्षर वाले आपको बनाने हैं। तो इसमें आप प्रयोग करेंगे 9P2। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 और बटे में हो जाएगा फैक्टोरियल 9 - 2। ये आप यूज करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए 9 आप बाहर कर दीजिए, 8 बाहर कर दीजिए और ये आ जाएगा फैक्टोरियल में 7। क्यों बनाया मैंने? क्योंकि बटे में जब आप घटाएंगे तो फैक्टोरियल 7 ही तो बनेगा और फैक्टोरियल 7 से 7 जो है यहाँ पर कट जाएगा और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 72 आ जाएगा। 8 9 72 आपका आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर C जो दिया गया है यहाँ पर ये आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। तो क्रमचय संचय की भी मैंने आपको जो कल प्रैक्टिस कराई थी उसमें काफी सारे क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि घटना A को घटना B की पूरक घटना कहा जाता है यदि A और B, यानी कि इसको पूरक घटना कब कहा जाएगा? यदि A और B पारस्परिक रूप से अनन्य हो, बिल्कुल सही बात है, और संपूर्ण हो। ये दोनों कंडीशन जब फॉलो होंगी, यानी कि यहाँ पर A और B जो है ये संपूर्ण होने चाहिए और पारस्परिक रूप से अनन्य होने चाहिए। इसका मतलब दोनों A और B यहाँ पर अगर होंगी कंडीशन, तब यहाँ पर घटना A को जो है घटना B का पूरक बोला जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि पहली जनगणना जो है जनसंख्या जनगणना में ली गई थी। तो पहली जनगणना जो हुई थी, आधिकारिक जनगणना, वो आपकी 1871 से 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है आपकी आधिकारिक जनगणना जो है वो 1871 से 72 में की गई थी। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि मैं कैबिनेट सचिवालय में एक केंद्रीय सांख्यिकी इकाई की स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर कैबिनेट सचिवालय में जो केंद्रीय सांख्यिकी इकाई स्थापित की गई थी ये आपकी 1949 में की गई थी। कब की गई थी? 1949 में। तो विकल्प में ध्यान दीजिए ये दिया गया विकल्प नंबर C, 1949 में की गई थी। अगला यहाँ पर कह रहा है कि देश के बाहरी व्यापार से संबंधित व्यापार आंकड़ों का संतुलन जो है द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो याद रखिएगा बाहरी बात की होगी जब यहाँ पर व्यापार की, तो ये RBI के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है देश की जो बाहरी मुद्रा होती है उसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए,
अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे की बात हो रही है, कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 1950 में शुरू किया गया था। सीएसओ जो है आपका कब शुरू किया गया था? 1951 में। एनएसएस की बात होगी तो 1950, सीएसओ की बात होगी तो यहाँ पर 1951, और इन दोनों को जब विलय करके बनाया गया था आपका एनएसओ, इसकी जो है मई 2019 में स्थापना की गई थी। मई 2019 में जो है यहाँ पर इन दोनों का विलय कर दिया गया था, ठीक है। और एनएसओ जो है आपका किसके अंतर्गत कार्य करता है? मोस्पी के अंतर्गत कार्य करता है, और मोस्पी की स्थापना जो है वो 1999 में हुई थी। शायद जून में हुई थी, अक्टूबर एकदम कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन 1999 में हुई थी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर एनएसएस की स्थापना की बात हुई है तो 1950 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है का उपयोग दो या दो से अधिक डेटा श्रृंखलाओं के परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए जाता है। दो या दो से अधिक डेटा श्रृंखलाओं के परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए, याद रखिएगा, परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा बटे एक्स बार गुणे 100 होता है, ठीक है। ये आपका विचरण गुणांक होता है। तो यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक डेटा श्रृंखलाओं के परिवर्तनशीलता की तुलना के लिए विचरण गुणांक जो है आपका वो यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सांख्यिकी विषय में योगदान नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए गए वैज्ञानिकों के, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने के सांख्यिकी के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया है? देखिए बाउले के बारे में आप पढ़ ही रहे हैं, मैं कई दिन से बता रहा हूँ, बाउले का विषमता गुणांक आपको पढ़ाया गया। कार्ल पियर्सन का भी विषमता गुणांक आपको पढ़ाया गया है। डब्ल्यू.एस. गॉसेट ये भी यहाँ पर सांख्यिकी के हैं, लेकिन जो दिया गया है फ्रेडरिक ओहलर जो है एक रसायनज्ञ है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पर रसायन विज्ञान के यहाँ पर जो है वैज्ञानिक हैं, तो ये जो है रसायनज्ञ हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो रसायनज्ञ हैं, यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक हैं, ये सांख्यिकी से संबंधित नहीं है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें जीवन संबंधी आंकड़ों यानी कि सांख्यिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो सांख्यिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कैप्टन जॉन ग्रांट को माना जाता है। इसको अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपका पहला चैप्टर दिया है सांख्यिकी का, जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो आपको 2500 एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, उसमें आपको मैंने जो पहला चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मैंने टोटल 180 क्वेश्चन दिए हैं, और उसमें अगर आप लास्ट में जाएंगे लगभग 150 के बाद, तो वहां पर मैंने 5 से 7 क्वेश्चन करीब यही वाले ऐड किए हैं, इसी तरह के हैं जिसमें, और ये क्वेश्चन भी वहां पर है, ठीक है। क्योंकि ये लंदन में जो है इन्होंने यहाँ पर जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का विश्लेषण किया था, किसने? कैप्टन जॉन ग्रांट ने, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि मुगल काल की वहां पर बात होगी, ठीक है। मुगल काल हो जाएगा, मौर्य वंश, अगर मौर्य वंश के बारे में पूछा जाए कि मौर्य वंश में जो है सांख्यिकी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें प्रयोग हुआ था, ठीक है। मुगल काल की बात होगी तो वहां पर जो है अकबर ने जो है यहाँ पर आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, उसमें यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है जितने भी यहाँ पर जो है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन सा इनमें सही है, जैसे यहाँ पर पूछे गए, तो जिस टाइप के क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए ये सारे मैंने इसमें एमसीक्यू ऐड किए। अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जितना भी मैंने ऐड कराया कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो, क्योंकि लगभग आज मैंने जितने क्वेश्चन कराए ये सारे आपके पहले से ऐड है। पेपर तो मैंने आज पहली बार देखा है यहाँ पर इसका, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने पेपर डाउनलोड नहीं किया था, प्रीवियस मिल नहीं रहा था। आज एक बच्चे ने दिया है इसका पेपर, तो यहाँ पर मैंने पूरा टाइप करवाया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है निसमाचरण, अभी मैंने बताया था समाचरण बोलते हैं रिग्रेशन या फिर प्रतिगमन को, विश्लेषण के अध्ययन का पथ प्रदर्शन किया गया था। तो ये किसने किया था? याद रखिएगा, फ्रांसिस गाल्टन ने। यहाँ पर जो है जो आपका प्रतीप गमन यानी कि जो रिग्रेशन है इसका अध्ययन किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो मैंने 25 एमसीक्यू बताए हैं ये आपको इसमें मिल जाएंगे, 10+ फुल मॉक टेस्ट आप अगर लेंगे तो इसके साथ ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में ऐड है, यानी कि 25 एमसीक्यू मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे सारी, ठीक है। अभी आपको ये पे नहीं करना है, केवल आपको ये कोड यूज कर लेना है, ठीक है।
ये ऑफर आपका 20 जून तक है। 20 जून से आपका ये भी जो है यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी फी जो है वो 399 या 499 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके पास एक बेहतर मौका है, तुरंत आप लोग जो है एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है और बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।